हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डे नंबर 20 ऑफ आवर एनसीईआरटी सीरीज, जहां पर हम एनसीईआरटीज कवर कर रहे हैं वन बाय वन और हमने बहुत सारी कर भी ली हैं। तो आज हम 8th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। इससे पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी, 7th क्लास की एनसीईआरटीज कंप्लीट हो गई हैं। ज्योग्राफी ऑलरेडी चल ही रही है, तो आई होप यू आर डूइंग इट गुड। ठीक है, तो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, एनसीईआरटीज क्यों पढ़ रहे हैं? हम एनसीईआरटीज को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से पढ़ रहे हैं। जैसे आप अगर सीटेट देना चाहते हैं, वहाँ पर आपका 60 मार्क्स का जो है ये वाला पोर्शन आता है, तो आपको वहाँ से यहाँ से आपको एनसीईआरटी जो है क्लियर होती जाएगी कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि एग्जाम्स अब डिफिकल्ट साइड पर होते जा रहे हैं। आप स्टेट का टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए आपको हेल्प करेगी। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, आप एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ये एनसीईआरटी सीरीज आपको इक्वली हेल्प करेगी। ठीक है, आप जाकर के और भी सारे जो वीडियोस हैं उनको जाकर के देख सकते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। और मैं आपको बताती भी जा रही हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से कैसा बनता है, और आप जाकर के देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में तो आपको वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको मेरा इंट्रोडक्शन, जो बच्चे नए हैं उनके लिए। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सीटेट और यूपी टेट। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो इस टॉपिक का नाम है ना, वो है ट्राइबल्स, डीकूज एंड विजन ऑफ गोल्डन एज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्राइबल्स के बारे में, डीकूज कौन है ना, और एक जो विजन है गोल्डन एज का, गोल्डन एज किसको कह रहे हैं वो, ये हम देखेंगे। देखो, इससे पहले हमने देखा बेसिकली हम यहाँ पर थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया की साइड इस वाली बुक के अंदर पढ़ रहे हैं, जो हमने शुरुआत से देखा, एंशिएंट से देख कर आए, मेडिवल से देख कर आए। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के अंदर अपना रूल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। वो कैसे पहले सिटी साइड आए, उन्होंने बंगाल पे आए, मद्रास आए, बॉम्बे आए और कंट्री साइड में गए, और अब वो जो ट्राइबल वाला एरिया है, जो ट्राइब्स रहती हैं, जो जनजातियां होती हैं, कैसे अब वो उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ट्राइबल्स हैं वो कैसे इनके लिए, इनके अगेंस्ट में रिवोल्ट करती हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे। तो क्या है कि 1895 के अंदर एक पर्सन है जिनका नाम है बिरसा, जिनको हम बाद में बिरसा मुंडा कहते हैं। वो देखे गए, वो जो एक झारखंड में एक जगह है, छोटा नागपुर में एक गांव है, वहाँ पर वो घूम रहे थे, है ना, और लोगों को लगा कि ये जो पर्सन है इनके पास कुछ मिराकुलस पावर है। मिराकुलस पावर का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी शक्तियां हैं इनके पास जो हमारी सारी बीमारियों को ख़त्म कर देंगे, हमारे अनाज के भंडार को भर देंगे, ऐसा लोगों को लगने लगा उनको देखकर, है ना। और जो बिरसा थे, जो पर्सन थे जो घूम रहे थे वहाँ छोटा नागपुर में, उन्होंने भी कहा कि जो गॉड है, जो भगवान है, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है। किस लिए मुझे अपॉइंट किया है? लोगों को ट्रबल से निकालने के लिए, जो भी परेशानियां हैं, और उनको फ्री करने के लिए स्लेवरी से। स्लेवरी किसकी? डीकूज की। डीकूज कौन है? आउटसाइडर। आउटसाइडर कौन है यहाँ पर? जो ब्रिटिशर्स हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो इनकी लैंड को, जो ट्राइब्स हैं उनकी लैंड को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे बचाने के लिए उन्होंने, बिरसा ने कहा कि उन लोगों से बचाने के लिए भगवान ने मुझे अपॉइंट किया है कि मैं नॉर्मल लोगों को, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनको, ये जो डीकूज हैं, ये जो आउटसाइडर्स हैं, इनसे मैं इनको बचाऊं, है ना। और जब भी ऐसा होता है कि जब आप किसी परेशानी में होते हैं और कोई एक पर्सन आपको इस तरीके की बातें करता है या आपको हेल्प करना ऑफर करता है, तो आपको ये चीज़ लगती है कि हाँ, ही इज ऑन आवर साइड। ठीक है, तो क्या हुआ उसके बाद, जब उन्होंने ये बात कही कि गॉड ने मुझे अपॉइंट किया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं अब बिरसा से जुड़ने लगे हैं, और उन्होंने कहा कि ये ही हमारे भगवान हैं, है ना, और ये हमारी जो परेशानियां हैं वो सॉल्व करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बिरसा के बारे में इंट्रोडक्शन है। बिरसा की जो फैमिली थी वो मुंडास फैमिली से आते हैं। वो एक ट्राइबल ग्रुप है। मुंडास कौन होते हैं? ये ट्राइबल ग्रुप है। ट्राइबल ग्रुप जनजाति। जनजाति कहाँ रह रही है? लिव्ड इन छोटा नागपुर, है ना। छोटा नागपुर एरिया में एक एरिया है, वहाँ पर मुंडास की फैमिली है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। लेकिन जो अगर हम बात करें, इनका जन्म तो छोटा नागपुर में हो रहा है, लेकिन जो इनके फॉलोअर्स हैं वो अदर ट्राइबल रीजन से भी आते हैं। सेंथल्स हैं, ओराउंस हैं, ये सारी जो ट्राइब्स हैं ये भी बिरसा को फॉलो कर रही हैं। यानी कि जो बिरसा हैं उनकी जो उनसे लोग अटैच हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए आए हैं, है ना।
और क्यों लोग अटैच हो रहे हैं? क्योंकि हर आदमी इस वक्त पे परेशान है, किसी ना किसी तरीके से परेशान है ना? क्यों? क्योंकि ट्राइबल्स की ज़मीनें अब ली जा रही थी, है ना? हमने पहले भी देखा कि कंट्री साइड से कैसे ली जा रही थी। तो क्या है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो लोगों की ज़मीनों को ले रहे हैं, उनसे कैसे रेतवाड़ी सिस्टम होता है, महलवारी सिस्टम होता है, ये सारे सिस्टम क्या है, ज़मीन वो लोगों से रेवेन्यू खींचा जा रहा है, पैसे खींचे जा रहे हैं और लोगों के पास कुछ बच नहीं रहा है। तो अगर एक पर्सन आके कह रहा है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, तो लोग उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, है ना? देयर फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ सीम टू बी डिसअपियर। अब जो भी जिस तरीके से ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस वो करते थे अपनी एग्रीकल्चरल लैंड पे, वो सब अब डिसअपियर होती जा रही थी। उनकी जो लाइवलीहुड्स हैं वो भी अब अंडर थ्रेट था, और उनका जो रिलीजन था ना, जो रिलीजन, वो डेंजर में आ गया था। भाई रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट तब भी था, रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट आज भी है। आप किसी के रिलीजन को लेकर के आप क्या नहीं कर सकते, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप किसी के रिलीजन को कुछ नहीं कह सकते, है ना? जब आप रिलीजन पे आएंगे तो पर्सन रिवोल्ट करेगा, ठीक है? तो अभी क्या है, अब बात है कि भाई बिरसा जो है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने आए थे, कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको वो रिजॉल्व करना चाहते थे, है ना? और आउटसाइडर्स कौन है? जो डीकूज के बारे में ये बात कर रहे हैं, ये डीकूज है कौन, है ना? और कैसे इन लोगों ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया है, ये सारे क्वेश्चंस के सवाल जो हैं अब हमें मिलेंगे, है ना? तो ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में हमने लास्ट क्लास जो 7th क्लास की एनसीईआरटी की थी उसमें हमने पढ़ा था, है ना? तो क्या था कि हमने देखा था कि बहुत सारी ट्राइब्स के अपने कस्टम्स होते हैं, अपने रिचुअल्स होते हैं, कुछ तरीके से उनको किस तरीके से शादियां करनी है, उनको किस तरीके से अनाज उगाना है, वो उनके अपने रिचुअल है, अपने कस्टम है ना? और ट्राइबल्स इसी बात में जो ब्राह्मण्स थे उस वक्त पे उनसे बहुत अलग थे, क्योंकि वो अपना उनका अलग कल्चर, अलग प्रैक्टिसेस थी। जो ब्राह्मण्स थे, जो मेन लैंड पे जो चल रहा था, उससे ये लोग बहुत अलग थे, है ना? तो दीज सोसाइटीज ऑल्सो डिड नॉट हैव द शार्प सोशल डिविजन्स दैट वर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सोसाइटीज। हमने ये भी देखा था कि जो यहाँ के लोग थे, जो ट्राइबल्स थे, उनमें कोई कास्ट डिवीजन बहुत ही शार्प नहीं था, है ना? एक शार्प कास्ट डिवीजन यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर बहुत ही मतलब एक लीनियंट था। जैसे कि आप देखेंगे कि ब्राह्मण जो सिस्टम था, जो मेनलैंड पे सिस्टम चल रहा था, वहां पर क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था, है ना? और जो भी मतलब अगर ऐसा था कि अगर वो कोई मान लो कि सैंथल ट्राइब से बिलोंग करता है, तो वो सैंथलीज ही कहलाएंगे और वो उनके अंदर ना किनशिप का बॉन्ड होगा, है ना? तो ये चीजें थी। लेकिन ऐसा नहीं कह रही मैं कि भाई बिल्कुल भी वहां पे डिवीजन नहीं था। भाई डिवीजन था, डिवीजन था, लेकिन बहुत ज्यादा शार्प नहीं था कि नहीं भाई आपकी की क्षत्रिय जो आपके शूद्रास हैं उनकी परछाई नहीं पड़ सकती, ऐसा नहीं था, है ना? तो ये चीजें थी। देन वी हैव अब ये था कि हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव। अब सबसे पहली बात ये आ जाती है कि जो ट्राइबल ग्रुप्स है ना, वो रह कैसे रहे थे, हाउ वर दे लिविंग। सो बाय द 19th सेंचुरी ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज। देखो 19वीं शताब्दी आते आते, और जब 19वीं शताब्दी आई तो क्या हुआ, अब ट्राइबल पीपल जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में काम करने लगे हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में काम करने लगे हैं, यानी कि उनका कल्चर, उनका रिलीजन अब थ्रेट में है, ठीक है? तो क्या सबसे पहले क्या क्या काम करते थे? कुछ जो थे वो झूम कल्टीवेटर्स थे, है ना? अब झूम कल्टीवेशन क्या होता है? झूम कल्टीवेशन यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब दिस वाज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। लोग क्या है, एक लैंड का स्मॉल पैच लेंगे, वहां पर जैसे फॉरेस्ट में थोड़ा सा 1 बीघा जमीन ले ली या जितनी भी ले ली उतनी जमीन ली, उस पर एग्रीकल्चर किया, है ना? और उसके बाद किया, और जब उन्होंने अपनी जो अनाज है उसको कर लिया, वेजिटेशन कर ली, उसके बाद उस जगह को क्लियर कर देते हैं, है ना? उसे जला देते हैं, वहां पे ऐश जो है, जो उसकी राख होती है, उसको पूरे पे स्प्रेड कर देते हैं, है ना? जिससे कि क्या होगा कि जो पोटाश होता है ना, राख में पोटाश होता है, और उससे क्या है, सॉइल फर्टाइल होती है, ठीक है? तो ये काम करके वो दूसरी लैंड पे चले जाते थे, फिर वहां पे कल्टिवेशन करते थे, फिर तीसरी जगह जाते थे, फिर इधर ही आ जाते थे। तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, मतलब आज आपने यहाँ पर कल्टीवेशन की, नेक्स्ट टाइम आप दूसरी जगह करेंगे, फिर तीसरी जगह करेंगे, इस तरीके से कल्टीवेशन वो करते थे, ठीक है?
अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि झूम कल्टीवेशन क्या होता है, ठीक है? या दूसरी बात, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि वो ऐश को क्यों डालते थे? ऐश को क्यों डालते क्यों थे आखिर ऐश को, है ना? तो क्यों डालते थे कि ताकि सॉइल जो है वो फर्टिलाइज हो जाए। ऐश के अंदर पोटैश होता है ना? दे यूज्ड टू कट द ट्रीज एंड द हो टू स्क्रैच द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द इट फॉर कल्टीवेशन, ठीक है? एक्स और होई यूज करेंगे वो कल्टीवेशन के लिए, है ना? उसके बाद वो सीड्स को वहां पर स्कैटर कर देते थे, और जैसे ही क्रॉप रेडी होती थी, हार्वेस्ट हो जाती थी, हार्वेस्ट करके और फिर वो उस जमीन को ऐसे ही छोड़ के चले जाते थे, है ना? उसको कुछ सालों के लिए छोड़ देते थे, दूसरी जगह करते थे, ताकि वो सॉइल जो है वो फर्टिलाइज हो जाए। और फर्टिलाइजर के लिए वो लोग क्या यूज कर रहे थे? ऐश यूज कर रहे थे, ठीक है? Then shifting cultivators were found in the hilly and forested tracts of northeast and central India. आप नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ज़्यादा मिलेंगे। और जो ट्राइबल पीपल थे, इनकी जो लाइफ थी वो फ्री मूवमेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थी, और इसीलिए भाई फ्री मूवमेंट कर रहे हैं तभी तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर पा रहे हैं। अगर परमानेंट घर बना लिया अपना कहीं तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे करेंगे, है ना? तो ये था। देन सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स, कुछ जो थे वो हंटर और गैदरर्स थे। मैनी रीजन्स में, बहुत सारे रीजन्स में क्या था कि ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो क्या कर रहे थे? हंटिंग कर रहे थे, एनिमल्स की हंटिंग कर रहे थे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, जैसे जो भी फॉरेस्ट में हो रहा था, ट्री पे हो रहा था, उसको इकट्ठा करते थे, उसे खाते थे, है ना? तो उनके लिए क्या जरूरी था? उनके लिए फॉरेस्ट बहुत जरूरी था। और ऐसी ही एक ट्राइब है जिसका नाम है खोंड्स, है ना? जो कि उड़ीसा के अंदर रहती है। तो आपसे ये पूछेंगे कि ये खोंड्स जो है वो कहाँ पे, कौन ये ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है, या आपसे पूछ लेंगे कि खोंड क्या है, ट्राइब है, लैंग्वेज है, क्या है? तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देन दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट्स एंड देन डिवाइडेड द मीट अमंगस्ट देमसेल्व्स, ठीक है? तो वो जाते थे, हंट्स पे जाते थे, हंटिंग करते थे और एक दूसरे में मीट को बांट देते थे, फ्रूट्स खाते थे, रूट्स को खाते थे, ये सारी काम ये लोग करते थे, है ना? ऑयल कहाँ से लेते थे? साल और महुआ, ये क्या है? ट्रीज हैं, है ना? और बहुत सारी श्रब्स को, बहुत सारी हर्ब्स को मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते थे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लोकल मार्केट्स में यूज करते थे, ठीक है? तो द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स turn to the khonds when they needed supply of kusum and palash flower to color their clothes and leather, ठीक है? तो जो भी कपड़े वाले होते थे, जो कपड़े जो बनाते हैं या फिर जो लेदर के वर्कर्स हैं, वो लोग इन लोगों से, जो खोंड्स थे, उन लोगों से कुसुम की, पलाश के फ्लावर्स की सप्लाई ले लेते थे, क्योंकि उन्हें कलर करना होता था, ठीक है? अब सॉरी, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स? अब ये है कि अब राइस, अब ये एग्रीकल्चर तो कर नहीं रहे, तो इनको राइस और ग्रेन्स कहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है? तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आपने देखा कि पलाश के फ्लावर्स लोगों को दे रहे हैं, या ग्रेन्स, या फिर कुसुम के फ्लावर्स दे रहे हैं, तो उसके बदले में ये उनसे क्या है, गुड्स को एक्सचेंज कर लेते थे, जो उनको चाहिए वो ले लेते थे, जिसे हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, है ना? कई बार अगर उन्होंने कोई चीज़ बेची, उसकी स्मॉल अर्निंग्स जो आती थी उससे खरीद लेते थे। कुछ लोग और जॉब्स भी करते थे कि आप रोड्स बनवाने में हेल्प कर रहे हैं, या अपनी पीठ पर लोड्स लेकर जा रहे हैं, ये सारे काम वो करते थे, है ना? और जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो सप्लाई है वो क्या करते थे, वो जो अगर श्रैंक हो गई, वो जिस वक्त तक कम होती चले गई, क्योंकि फॉरेस्ट कटता जा रहा है ना? तो फॉरेस्ट की जो प्रोड्यूस है वो कट हो गए, वो कम हो गई, तो ट्राइबल पीपल जो है वो इधर उधर काम के लिए भटकते थे, एज अ लेबरर, के हमें कोई काम दे दे, क्योंकि खाना तो खाना है ना, तो उसके लिए ये लोग जाते थे। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे कि बेगास ऑफ सेंट्रल इंडिया, याद रखिएगा, बेगास ऑफ सेंट्रल इंडिया, बेगास कहाँ की ट्राइब है? सेंट्रल इंडिया की है ना? जो बेगास थी ना, सेंट्रल इंडिया की ट्राइब है जिनका नाम है बेगास, उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी और के लिए काम नहीं करेंगे, है ना? उन्होंने कहा हम जंगल के राजा हैं भाई, हम लोग हैं जंगल के, है ना? और हम सिर्फ फॉरेस्ट की प्रोड्यूस पर ही जिंदा रहेंगे, और अगर हमने किसी और के यहाँ काम किया तो ये हमारी डिग्निटी के लिए बहुत ही बेकार चीजें होगा, ठीक है? ये बात किसने कही? बेगास ने कही। अब देखो यहाँ पे आपको ट्राइब्स के नाम दिख रहे होंगे, इन सबको लर्न कर लेना, ठीक है? Then tribal groups often needed to buy and sell in order to able to get goods that were not produced within the locality, ठीक है भाई? जो मैंने आपको बताई कि भाई उनको चीजें बाय और सेल करनी पड़ती थी अगर चाहिए तो। अब कई बार ऐसा होता था कि कुछ चीजें हैं जो उनके एरिया में नहीं हो रही, तो उनको किससे लेनी पड़ेगी? मनी लैंडर से लेनी पड़ेगी, है ना? ट्रेडर्स से लेनी पड़ेगी, जो लोग लाए हैं बाहर से। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी जो डिपेंडेंसी थी वो ट्रेडर्स के ऊपर, मनी लैंडर्स के ऊपर बढ़ती जा रही थी, है ना? और
ट्रेडर्स हैं भाई, वो तो अपना प्रॉफिट लेने आए हैं, तो वो कोई भी चीज सेल करते थे तो हाई प्राइस पे करते थे। अब पैसा कहाँ से आएगा? मनी लेंडर, जमींदार से आएगा भाई। मनी लेंडर से पैसा लोन पे लेते थे, फिर उससे अपनी नीड्स को लेते थे, है ना। तो क्या होता था, और जो लोन लिया उस पे अब इंटरेस्ट भी चल रहा है। तो जो ट्राइबल्स थे ना, तो जो ट्राइबल पीपल थे, उनके ऊपर बहुत सारा डेप्ट, बहुत सारी जो कर्जा है बहुत सारा होते जा रहा था, है ना। तो इसीलिए उन लोगों ने, जो मनी लेंडर्स थे और ट्रेडर्स थे, उनको एक अपना दुश्मन समझा, है ना। और उन्होंने कहा यही जो दो लोग हैं ना, यही हमारी मिजरी के कॉजेस हैं, है ना। जो मनी लेंडर है, जो ट्रेडर है, ये क्यों? क्योंकि ट्रेडर जो है हाई प्राइस पे चीजें बेच रहा है, हाई प्राइस पे बेच रहा है, तो इनको क्या लेना पड़ रहा है? मनी लेंडर से लोन लेना पड़ रहा है। मनी लेंडर क्या कर रहा है? लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांग रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। देन सम हर्डेड एनिमल्स। अब कुछ लोग, कुछ ट्राइबल्स क्या काम कर रहे हैं? एनिमल्स को की हर्डिंग कर रहे हैं, है ना। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं? हर्डिंग और रियरिंग ऑफ एनिमल्स। देयर वर पेस्टोरलिस्ट हु मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल। कुछ लोग थे जो अपनी कैटल को, अपनी शीप को लेकर के इधर उधर जाते थे, सीजन के अकॉर्डिंग जाते थे। जैसे ठंड है तो माउंटेनस रीजन से नीचे प्लेन लैंड में आ जाते थे, गर्मी है तो फिर वापस से उस एरिया में चले जाते थे, या फिर एक जगह पे गए, वहां की घास खत्म हो गई तो दूसरी जगह जाना पड़ता था, है ना। तो ऐसे ही एक है द वन गुज्जर्स ऑफ पंजाब हिल्स, लबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश, ये लोग कैटल हर्डर्स हैं। और गद्दीज ऑफ कुल्लू शेफर्ड्स हैं। और बकरवाल्स ऑफ कश्मीर जो हैं, ये लोग गोट्स को रियर करते थे, ठीक है। तो ये चारों के नाम आपको याद होने चाहिए, मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो नेक्स्ट चलेंगे। हाँ, कुछ लोगों ने सेटल्ड कल्टीवेशन किया, है ना। हमने देखा कोई शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहा है, कोई मनी लेंडर्स के यहाँ काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है? सेटल्ड कल्टीवेशन कर रहा है। तो जब 19th सेंचुरी स्टार्ट नहीं हुई थी, उससे पहले ही बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, उन्होंने अब अपने आप को सेटल डाउन करना शुरू कर दिया था, और कल्टीवेशन जो है फील्ड का, अब उन्होंने करना शुरू कर दिया था। मतलब अब एक जगह पे रुक के वो वहां पर कल्टीवेशन उन्होंने शुरू कर दिया। अब वो मूव नहीं कर रहे थे यहाँ से वहां, है ना। उन्होंने अब क्या है, एक्स और हो की जगह क्या यूज कर रहे हैं? फ्लो यूज कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत जल्द ही, उन लोगों ने बहुत जल्द ही जिस लैंड पे वो रह रहे थे उस पे अपना राइट ले लिया था, है ना। और बहुत सारे केसेस में, जैसे कि मुंडाज हैं छोटा नागपुर पे, जो कहते थे द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज अ होल, है ना। तो वो जो मुंडाज हैं, वो जो लैंड है, वो कहते थे ये हमारे पूरे क्लैन की लैंड है ना। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट ऑफ ओरिजिनल सेटलर्स। तो जो भी लोग थे ना, जो जो भी अपने आप को मुंडा कह रहा है, वो उस जमीन का डिसेंडेंट होता था, हु हैड फर्स्ट क्लियर्ड द लैंड, ठीक है। इसीलिए जो मुंडास थे, उनको सबको राइट मिला उस लैंड के ऊपर। तो वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर देन अदर्स। और कुछ लोगों को मोर पावर ज्यादा मिली। सम बिकेम चीफ एंड अदर फॉलोअर्स। पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्व्स। जो पावरफुल लोग थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी लैंड को दूसरों को देना। जो आज भी उठा देते हैं ना लोग के, आप खेत है गांव में, खेत को उठा के आ गए और यहाँ पर नौकरियां कर रहे, तो ऐसे लोग उस वक्त पे भी थे और वो ये काम कर रहे थे, है ना। अब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, अभी इनका भी तो रोल यहाँ आना चाहिए। तो उन्होंने जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि गॉन्ड्स हो गए, सेंथल्स हो गए, इनको कहते थे ये लोग ज्यादा सिविलाइज हैं उनसे। किससे? हंटर गैदरर्स। जो हंटर गैदरर्स हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, उनसे ज्यादा ये समझदार हैं, ये सिविलाइज्ड है ना। और जो फॉरेस्ट में रहते थे, उनको वो वाइल्ड कहते थे, सैवेज कहते थे, और कहते थे कि अब इन्हें हमें सेटल करना और सिविलाइज करना सिखाने की जरूरत है, ठीक है। ये तो हो गया कि ये लोग क्या काम कर रहे थे। अब बात आती है कि कॉलोनियल रूल, जो ब्रिटिश का जो रूल अब इंडिया के अंदर बैठ रहा था, उसका इफेक्ट ट्राइबल्स की लाइफ पर क्या पड़ रहा था, है ना। तो अब देखेंगे कि क्या चेंजेस हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो कि उनके जो चीफ थे, अब हर किसी का लीडर होता है, तो ट्राइबल्स के भी लीडर होंगे। तो व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ? तो बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर इंपॉर्टेंट पीपल, है ना। तो ब्रिटिश जब तक नहीं आए थे इंडिया में, जो ट्राइबल चीफ थे बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे। उनके पास बहुत सारी इकोनॉमिक पावर भी थी, उनके पास एडमिनिस्टर अपनी टेरिटरीज को कंट्रोल करने की पावर भी थी, और बहुत सारी जगह पे तो उनके पास खुद की पुलिस भी थी, है ना। और लोकल रूल्स के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते थे? डिसाइड करते थे मैटर्स को। तो अंडर ब्रिटिश रूल जो फंक्शंस और पावर्स हैं ट्राइबल चीफ के, वो चेंज हो रहे थे कंसिडरेबली। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर, है ना, तो ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स, ठीक है। तो मतलब यही है कि जो पावर थी इनके पास काफ़ी ज़्यादा थी। और उसके लेकिन ऐसा होता है कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो इनको, ब्रिटिश को क्या देना पड़ता है? ट्रिब्यूट देना पड़ता है, मतलब कुछ रेंट देना पड़ता है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश।
है ना। और जैसे और जो ये काम करते थे, दे लॉस्ट द ऑथोरिटी, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वो ऑथोरिटी जो है उनकी, जो विलेज के चीफ थे उनकी खत्म होती जा रही थी। अब बात है कि भाई शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का हुआ क्या। तो ब्रिटिश जो है वो वेरी अनकंफर्टेबल थे, बहुत अनकंफर्टेबल थे, जो भी मूव कर रहे थे लोग अबाउट एंड डिड नॉट हैव अ, किसी के पास फिक्स होम नहीं था, उनसे बहुत अनकंफर्टेबल थे, और वो चाहते थे कि अब हम इनको सिविलाइज करें, है ना, उनको सिविलाइज करें, उनको सेटल डाउन करें, और उनको कल्टीवेटर्स बना दें, है ना। तो सेटल्ड पीजेंट्स वर इजियर टू कंट्रोल, क्यों, क्योंकि लोग अगर एक जगह पे रह रहे हैं, आपको पता है कि लोग वहां रह रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करना बहुत ईजी होगा। ब्रिटिश यही करना चाह रहे थे। ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड, एक और चीज चाहते थे कि उनको रेगुलर रेवेन्यू चाहिए था। क्यों चाहिए था, क्योंकि अपना एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, वो यहीं से यहीं हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। दैट इज दे मेजर्ड द लैंड। उन्होंने क्या किया कि जमीन को नापा, लोगों को राइट्स दिए, उन्होंने कहा कि तुम्हारा इतना राइट है, तुम्हारा इतना राइट है, और कह दिया कि इतना रेवेन्यू तुम्हें हमें देना है ना। कुछ पीजेंट से कह दिया कि आप जो है लैंड ओनर्स हैं, कुछ से कह दिया कि आप इसके किराएदार हैं, है ना। और जो किराएदार होते, जो टेनेंट्स होते थे, उनको लैंड ओनर को पे करना होता था। तो और जो लैंड ओनर होता था वो फिर ब्रिटिश को पे करता था। तो ये साइकिल जो है बहुत ही गंदी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है हमें। तो ब्रिटिश का जो एफर्ट था कि झूम कल्टीवेटर्स को हम सेटल कर दें, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, है ना। सेटल्ड प्लो कल्टीवेशन इज नॉट इजी इन एरियाज जहां पर वाटर स्कार्स है। आप हर जगह पे प्लो कल्टीवेशन नहीं कर सकते, पानी ही नहीं है तो लोग कैसे करेंगे, जब सॉइल ही ड्राई है तो लोग कल्टीवेशन कैसे करेंगे, है ना। इनफैक्ट झूम कल्टीवेटर्स हु टुक टू प्लो कल्टीवेशन ऑफन सफर्ड सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स, है ना। अब झूम कल्टीवेटर से आपने उनसे कह दिया कि नहीं भाई प्लो से करो, आप पानी नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ रहा है, उनको सफर तो करना पड़ रहा है ना। इसीलिए जो झूम कल्टीवेटर्स थे, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उन्होंने कहा कि आप हमें हमारा पुरानी चीजें करने दीजिए। तो जैसे ब्रिटिश ने देखा कि भाई प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर, उन्होंने फिर लोगों को कहा ठीक है, आप कुछ पार्ट के अंदर, फॉरेस्ट के कुछ पार्ट के अंदर आप लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो कर लीजिए, ठीक है। अब बात आती है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। तो लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल एज यू हैव सीन वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पीपल। ये बात तो हम सबको पता है कि जो ट्राइबल पीपल की लाइफ है ना वो फॉरेस्ट से कनेक्टेड है। तो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉ हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ्स। तो फॉरेस्ट लॉ में चेंज आएगा तो ट्राइबल लाइफ्स में भी चेंज आएगा। ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट। जो ब्रिटिश हैं उन्होंने अपना जो कंट्रोल है वो सारे फॉरेस्ट के ऊपर कह दिया कि भाई हमारा ही यहाँ पर रोल है, और कहा कि ये फॉरेस्ट जो है ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। और कुछ फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया कि ये क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट है। क्यों, क्योंकि वो टिम्बर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और टिम्बर किसको चाहिए, ब्रिटिश को चाहिए। तो उन्होंने कहा ये रिजर्व फॉरेस्ट है, ये तो स्टेट के ही काम आएगा, है ना। और ये जो रिजर्व फॉरेस्ट उन्होंने कहा ना, और इसके अंदर जो लोग थे जो अभी तक जंगलों में रह रहे हैं, उनको मना कर दिया कि अब आप यहाँ पर फ्रीली नहीं घूम सकते, आप यहाँ पर झूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, आप यहाँ से फ्रूट्स नहीं कलेक्ट कर सकते, एनिमल्स को हंट नहीं कर सकते, ये सारी चीजें मना कर दी। अब सोचे कि झूम कल्टीवेटर्स इस वक्त पे क्या करेंगे, है ना। तो बहुत सारे लोग वहां से जो है छोड़कर अब चले गए, वो वर्क की लाइवलीहुड, क्योंकि खाना तो चाहिए ना सबको, घर तो चाहिए ना। तो एक और घर तो बहुत दूर की बात है, खाना तो चाहिए ना, तो फिर वो वहां से चले गए, है ना। अब क्या हुआ कि बट वंस ब्रिटिश ने जैसे ही रोका लोगों को, ट्राइबल पीपल को, कि आप नहीं जाएंगे, तो आप जंगल में नहीं जाएंगे, तो ब्रिटिश के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग तो चले गए यहाँ से, लेबर कहाँ से मिलेगी। अब जो ट्री आपको कट करना है टिम्बर के लिए, उसके लिए आपको लेबर कहाँ से आएगी, है ना। जो ट्रांसपोर्ट, जो आपने रेलवे ट्रैक पहले लकड़ी के होते थे, तो उसमें जो लॉग्स लगाए जाते थे, वो कहाँ, कौन लेके जाएगा अपनी पीठ पर, वही वही लोग तो लेकर जा रहे थे, और कौन लेकर जा रहा था, है ना। तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स जो थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उनके पास सॉल्यूशन आता है भाई, वो तो सॉल्यूशन लेकर ही पैदा हुए थे। तो दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टीवेटर स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट। उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि हम लोग क्या है, एक स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड जो है लोगों को देंगे, और उनको अलाउ करेंगे कि वो कल्टीवेट करें इसी कंडीशन में, है ना। और मतलब गाँव में रह रहे हैं आप, कल्टिवेशन यहाँ पर करिए, ठीक है। और लेकिन आप क्या करेंगे, आपको कल्टीवेशन भी कर लीजिए, और लेकिन आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्या है, अपनी लेबर देनी पड़ेगी, और आपको फॉरेस्ट का ध्यान
रखना पड़ेगा, है ना। सो इन मैनी रीजन्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेजेस, और इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारे रीजन्स में फॉरेस्ट विलेजेस जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ, उन्हें क्या चाहिए थी, एक चीप लेबर चाहिए थी। इतनी चीप लेबर आपको कहीं नहीं मिलेगी जितनी आपको यहाँ पर मिल रही थी। आज भी आप देखेंगे इंडिया में इतनी चीप लेबर मिलती है, आपको कहीं नहीं मिलेगी ऐसी लेबर, है ना। तो मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उन्होंने रिएक्ट किया कि हम ये वाली लॉज को नहीं मानते हैं। उन्होंने डिसोबे किया न्यू रूल्स को और कहा कि हम अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको करें, उनको ही करेंगे। और इसीलिए एक रिवोल्ट होता है, बहुत सारे रिवोल्ट होते हैं, और ऐसा ही रिवोल्ट है जिसका नाम है सोनग्राम संगमा इन 1906 इन आसाम, और फॉरेस्ट सत्याग्रह होता है 1930s में सेंट्रल प्रोविंसेस में। ठीक है, ये दोनों बातें आपको यहाँ से याद होनी चाहिए, क्वेश्चंस ये पूछ सकता है आपसे। ऐसे भी पूछ लेगा कि सोनग्राम संगमा कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये और क्यों हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम विद ट्रेड। अब ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी, तो 19th सेंचुरी के अंदर ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर ऑफन। अब लोगों को ये लगने लगा, ट्राइबल्स को ये दिख रहा था कि लोग जो हैं, जो बाहर के जो लोग हैं ना, फॉरेस्ट में ज्यादा आ रहे हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डिमांड ज्यादा है, कैश में लोन्स बहुत ज्यादा दे रहे हैं, उनसे काम करवाने, वेजेस पे काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन ट्राइबल ग्रुप्स को काफी टाइम लगा इस बात को समझने में कि एक्चुअली में चीजें हो क्या रही हैं, है ना। तो अगर एग्जाम्पल लें हम सिल्क ग्रोअर्स का, 18th सेंचुरी के अंदर इंडियन सिल्क जो है वो यूरोपियन मार्केट्स में उसकी बहुत डिमांड थी। फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क जो है, एक इंडियन सिल्क जो थी ना बहुत ही फाइन थी, उसकी बहुत वैल्यू थी बाहर, तो एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया से बहुत बढ़ रहा था इसका। और जैसे जैसे मार्केट एक्सपेंड होता जा रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कोशिश कर रहे थे कि अब हम इंडिया में इसका प्रोडक्शन जो है वो और बढ़ा दें, है ना। हजारीबाग, आज का जो झारखंड है उसके अंदर हजारीबाग एक जगह है जहां पर सेंथल्स जो ट्राइब है वो कोकून्स को वियर करती थी, कोकून्स में से सिल्क निकलता है। ठीक है, तो जो ट्रेडर्स थे जो सिल्क को डील कर रहे थे इसमें, वो अपने एजेंट्स को यहाँ पर भेजते थे इस गांव, ये हजारीबाग एरिया में, उनको वो लोग आके इनको लोन्स देते थे ट्राइबल पीपल को, और उनसे क्या करते थे, कोकून्स को कलेक्ट कर देते थे। ठीक है, अब जो ग्रोअर्स हैं उनको 3 to 4 मिलता था फॉर 1000 कोकून्स। ठीक है, दीज वन, उसके बाद ये बुर्दवान, वहां पर एक्सपोर्ट किया जाता था, गया ये जगह है ना, वेयर देवर सोल्ड एट 5 times द प्राइस, जहां पर ये उसके 5 गुना पे बेची जाती थी। मिडलमैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड सिल्क ग्रोअर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। अब जो मिडलमैन है जो ये डील करा रहा है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बीच में लेता था। और जो अब देखिए 3 या 4 रुपए में उन्होंने चीज खरीदी और बिकी कितने पे, 5 गुना पे, तो लोगों को तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा ना। और इसीलिए जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने ये मार्केट को, ट्रेडर्स को, मनी लेंडर्स को अपना क्या समझा, दुश्मन समझा। ठीक है, अब जो प्लाइट है ट्राइबल्स की, जो दूर जा रहे हैं अपने घरों से काम करने के लिए, वो और बुरी होती जा रही थी। लेट 19th सेंचुरी से हम देखते हैं टी प्लांटेशन इंडिया के अंदर आता है, माइनिंग आती है, माइनिंग एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बन जाती है, ट्राइबल्स को बहुत ज़्यादा नंबर में रिक्रूट किया जा रहा है टी प्लांटेशन में, आसाम में कोल माइंस के अंदर, है ना। और ये किसके थ्रू किया जा रहा है, ब्रिटिशर्स अपना काम नहीं कर रहे हैं, बीच में कॉन्ट्रैक्टर्स लाए जा रहे हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स है ना वो इतना कम पे करते थे और उनको जबरदस्ती रोका जाता था कि वो लौटकर अपने घर वापस ना जाएं। ठीक है, तो थ्रू द 19th and 20th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉज। तो आप 19th और 20th सेंचुरी में देखेंगे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, उन्होंने इन सारी लॉज, ये जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, इन सब के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया, है ना। द न्यू टैक्सेस दे हैड टू, जो भी टैक्सेस आ रहे थे, जो भी रिस्ट्रिक्शन उनके प्रैक्टिसेस पे लग रही थी, उन सब के अगेंस्ट इन्होंने रिवोल्ट किया। एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, उन सब के अगेंस्ट इन्होंने किया। ठीक है, तो कोल रिबेलियन 1831-32 याद रखेंगे। संथल्स का रिवोल्ट होता है 1855, बस्तर रिबेलियन सेंट्रल इंडिया में 1910 में होता है, और वर्ली रिवोल्ट महाराष्ट्र 1940 में होता है। तो मूवमेंट दैट बिरसा लेड वाज वन सच मूवमेंट। तो जो मूवमेंट है जो बिरसा ने किया, ऐसा ही एक मूवमेंट था। ठीक है,
अब आप याद रखेंगे ये जितने भी मैंने बताए हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और हमें वहां पर याद नहीं आता है। मैच द कॉलम्स के अंदर ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। तो बिरसा मुंडा जो है उनका जन्म होता है 1870 में। एक गरीब पिता के बेटे होते हैं ये, है ना। और ये एक फॉरेस्ट ऑफ बोहोंडा वहां पर ये बड़े होते हैं, शीप को ग्रेज कराते हैं, फ्लूट बजाते हैं एंड डांसिंग ऑन द लोकल अखाड़ा। फोर्स्ड बाय पॉवर्टी, अब पॉवर्टी है, गरीबी है ना। तो हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम, उनके जो घर, उनके फादर जो थे उनको इधर उधर जाना पड़ता था। और एज एन एडोलेसेंट बिरसा हेयर टेल्स ऑफ द मुंडाज अपराइजिंग्स ऑफ द पास्ट एंड सॉ द सिरदार ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट। तो बिरसा जो है वो पहले से ही लोगों की कहानियां सुन रहे हैं कि जो है यहाँ पर किस तरीके से रिवोल्ट होता था। तो ये लोग गोल्डन एज की बात करते थे जब मुंडा जो है वो डीकूज के ऑपरेशन से दूर थे। ऑपरेशन मतलब जब भी ये आउटसाइडर्स थे उनके जो ऑपरेशन था, जो प्रेशराइज कर रहे थे, उन सब से दूर था। तो इन लोगों को लगता था कि भाई हम तो भाई लोगों के मतलब हम अब तो इस जमीन के मालिक हैं, लेकिन हमसे ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये सारी चीजें ले रहे हैं। तो ब्रिटिश बिरसा जो थे वो एक लोकल मिशनरी स्कूल में पढ़ने जाते थे और वहां पर मिशनरीज का सरमन सुनते थे, है ना। और वहां पर उन्होंने ये भी सुना कि दैट इट वाज पॉसिबल फॉर द मुंडास टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन एंड रीगेन देयर लॉस्ट राइट, दिस वुड बी पॉसिबल। और मतलब उनका ये मिशनरीज जो थे ये कहते थे कि जो मुंडाज हैं वो अपना हेवन उन्हें दोबारा मिल जाएगा, उनके लॉस्ट राइट उन्हें दोबारा मिल जाएंगे अगर वो क्रिश्चियन बन जाते हैं, है ना, अपनी बैड प्रैक्टिसेस को दे देंगे। तो लेटर जो बिरसा हैं वो बहुत सारे सम टाइम एक वैष्णव प्रीचर हैं उनके अंडर में निकालते हैं ही। वो द सेक्रेड थ्रेड पहनते हैं और प्योरिटी और पीटी की बात करते हैं। तो बिरसा जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बाय मैनी ऑफ द आइडियाज ही केम इन टच विद हिज ग्रोइंग अप ईयर्स। वो जिसके भी टच में आते हैं उन सबसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना। और वो चाहते हैं कि अब ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म किया जाए। उन्होंने मुंडास से कहा कि आप लिकर पीना छोड़ दीजिए, शराब पीना छोड़िए, अपने गाँव को साफ कीजिए और जो विच क्राफ्ट है, जो चुड़ैल वाला काम होता है, उससे दूर रहिए। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा वॉज टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स, है ना। फिर उसके बाद बिरसा जो है वो मिशनरीज के और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के जो है वो अगेंस्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये सब जो है हमारे आउटसाइड फोर्सेस हैं। तो 1895 के अंदर बिरसा जो है अपने फॉलोअर्स से कहते हैं कि हमें जो हमारा ग्लोरियस पास्ट था उसको दोबारा से रिकवर करना है। वो गोल्डन एज की बात करते हैं, सत्युग की बात करते हैं। व्हेन मुंडास लिव्ड अ गुड लाइफ, कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट्स, टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, प्लांटेड ट्रीज, ऑर्चर्ड्स, प्रैक्टिस्ड कल्टीवेशन, दे डिड नॉट किल देयर ब्रेथरेन। यहाँ पर हमारा और कुछ है नहीं। देन इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है। उम, 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 ठीक है, यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ नहीं था पढ़ने के लिए। वो उनके बारे में ही था। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला चैप्टर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक कर कर ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।